हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सेशन 3 में। सेशन 1 के अंदर हमने कोऑर्डिनेट्स के बेसिक्स डिस्कस किए थे। सेशन 2 के अंदर हमने डिस्टेंस फॉर्मूला सीखा था और सेशन 3 के अंदर हम सेक्शन फॉर्मूला सीखेंगे। तो क्या आप सभी रेडी हैं? तो प्लीज अपनी कॉपीज एंड पेन निकाल लीजिए एंड साथ साथ प्रैक्टिस करिए। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर टुडे सेशन। सो द टॉपिक इज सेक्शन फॉर्मूला। सो व्हाट डू मीन बाय सेक्शन? सेक्शन का मतलब क्या होता है? सेक्शन का मतलब होता है कि पार्ट्स में डिवाइड करना। ठीक है, सेक्शन मींस पार्ट्स, डिवाइड करना। ठीक है, तो अब सपोज हम एक लाइन सेगमेंट कंसीडर करते हैं। ये हो गई हमारी एक लाइन सेगमेंट और इसके कोऑर्डिनेट्स मार्क कर लेते हैं। ये हो गया ए पॉइंट और ये हो गया बी पॉइंट। ठीक है, और एक पी पॉइंट ले लेते हैं जो हमारी इस लाइन को m/n की रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो P पॉइंट है ये हमारी लाइन सेगमेंट का सेक्शन कर रहा है, मींस पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रहा है। तो हमें ये P पॉइंट ही निकालना है कि ये है क्या। तो उसी के लिए हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं जो हमारी लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा होगा। ऑलराइट, तो अब सबसे पहले हम अपना x कोऑर्डिनेट निकालेंगे और हमारा x कोऑर्डिनेट होता है x इज इक्वल्स टू m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n। तो इस तरीके से हम अपने x कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालते हैं। उसके बाद हम y कोऑर्डिनेट निकालते हैं m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन m प्लस n। सो दिस इज द सेक्शन फॉर्मूला थ्रू विच विल फाइंड आउट कि हमारा जो पॉइंट है वो लाइन सेगमेंट को किसी रेशो में डिवाइड कर रहा है और ये रेशो हमें पता होती है 1:2, 2:1, 3:2, दैट इज गिवन इन द इनसाइड द क्वेश्चन। ऑलराइट, तो ये हमारा हो गया सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, अब सपोज ये तो हमारा पहला टाइप हो गया। दिस इज द टाइप 1 जो हमारे सेक्शन फॉर्मूले पे आ सकता है कि भाई आपको एक लाइन सेगमेंट गिवन है और आप जो है रेशो फाइंड आउट करो। अब इसका हम देखते हैं टाइप 2। टाइप 2 में क्या आ सकता है? टाइप 2 में हमसे वो रेशो पूछ लेगा, पॉइंट दे देगा। ठीक है, तो टाइप 2 में हम निकालेंगे रेशो। अगर हमें रेशो फाइंड आउट करनी है तो अगर हमें रेशो फाइंड आउट करनी है तो उस रेशो को हम कैसे निकालते हैं? उसको लेट कर लेते हैं कुछ। तो उस रेशो को हम लेट कर लेते हैं, लेट द रेशो बी k:1। तो हमने अपनी रेशो को लेट कर लिया k:1। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू होती है? m/n की। और इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें a पॉइंट, b पॉइंट और p पॉइंट, ये तीनों के तीनों पॉइंट्स हमें क्या होते हैं? गिवन होते हैं। और हमें अपनी रेशो फाइंड आउट करनी होती है जिसको हम लेते हैं k:1। ऑलराइट, तो आई होप सो कि आपको ये टाइप 2 टाइप 1 क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अंडरस्टूड। सो लेट्स मूव अहेड टुवर्ड्स द टाइप 3। बिकॉज अगर हमें ये पता चल जाए कि हमारा जो टॉपिक है उस पर कितने मॉडल क्वेश्चंस बन सकते हैं, कितने टाइप ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो ये आपके लिए सबसे हेल्पफुल इसलिए है क्योंकि अगर आप इस तरीके से कैटेगराइज करके चीजों को पढ़ोगे, कनेक्ट करोगे, तो अब एग्जाम टाइम्स जब होगा तो जब आपके पास बहुत ही कम टाइम होता है रिविजन का, तो आप क्वेश्चंस ना रिवाइज करके इन पॉइंटर्स को रिवाइज करो। ठीक है, यू जस्ट गो थ्रू दीज पॉइंटर्स बिफोर 1 or 2 आवर ऑफ द एग्जामिनेशन और एक रात पहले एग्जाम से। तो आप इन पॉइंटर्स को रिवाइज करो जो ब्रेन में आपके एक मैप क्रिएट कर देगा कि अगर सेक्शन फॉर्मूला है तो उस पे कौन कौन से टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं। और जब आप रिवीजन करोगे तो भी आपके हेल्पफुल है। आपको पता रहेगा आपने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ लिया, उसका टाइप 1 कर लिया, टाइप 2 कर लिया, टाइप 3 कर लिया, तो ऑलमोस्ट सारे के सारे टाइप्स अगर एक टॉपिक के कवर हो जाएंगे तो आई डोंट थिंक सो कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन उस टॉपिक का ऐसा होगा जो आपसे नहीं होगा। ऑलराइट, तो दैट्स व्हाई वी आर डूइंग दिस। अब हम टाइप 3 करते हैं। टाइप 3 में क्या होता है? कुछ वर्ड्स गिवन होंगे आपको, लाइक बाइसेक्ट गिवन होगा, ट्राइसेक्ट गिवन होगा, या 4 इक्वल पार्ट्स में इस तरीके से गिवन होगा। तो सबसे पहले हम बाइसेक्ट वाला केस देखते हैं। तो बाइसेक्ट का जर्नल मीनिंग ये होता है कि हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होना, 2 इक्वल पार्ट्स। तो अब भाई हमने एक लाइन सेगमेंट के 2 बराबर हिस्से कर दिए। ठीक है, तो फर्स्ट विल ड्रॉ लाइन सेगमेंट। सो दिस इज द लाइन सेगमेंट एंड इस पॉइंट को हम ले लेते हैं, 1 सेकेंड।
ओके, सो नो प्रॉब्लम, विल ड्रॉ इट अगेन। इस पॉइंट को हम ले लेते हैं ए और इस पॉइंट को हम ले लेते हैं बी, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स। और उन्होंने बोला कि एक पी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई और ये बाइसेक्ट कर रहा है। तो अब बाइसेक्ट कर रहा है मतलब लाइन के 2 इक्वल पार्ट्स कर रहा है, मतलब ए पी, इसका मतलब क्या, अकॉर्डिंग टू द फिगर ए पी इज इक्वल्स टू बी पी। तो अगर ए पी बी पी के इक्वल है तो हमारी रेशो क्या होगी, 1:1, ठीक है। तो जब 1:1 की रेशो है तो हम ये बोल सकते हैं कि पी जो है वो मिड पॉइंट है, किसका, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। ऑल राइट, तो अगर हम सेक्शन फॉर्मूला यहां पर लगाते हैं तो सेक्शन फॉर्मूला मैंने क्या बताया है, m को x2 से मल्टीप्लाई करो, मतलब 1 को x2 से मल्टीप्लाई करो, फिर n को x1 से मल्टीप्लाई करो, n की वैल्यू 1 है मतलब इसको x1 से मल्टीप्लाई कर दिया, अपॉन m प्लस n, 1 प्लस 1। तो आपको ये मिलेगा, सॉरी दिस इज x2 ना, m को x2 से और इसको x1 से, तो यहां पे हमें मिल जाएगा x2 प्लस x1 अपॉन 2, ये हमें x कोऑर्डिनेट मिल गया। अब y निकालते हैं तो m को y2 से मल्टीप्लाई करते हैं, m की वैल्यू हमारी 1 है, फिर इसको y1 से मल्टीप्लाई करते हैं और अपॉन में लिख देते हैं 1 प्लस 1, तो y2 प्लस y1 अपॉन 2। तो ये हमें x और y के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। तो यहां से हमारा एक फॉर्मूला बन जाता है जब भी हमें बाइसेक्ट गिवन हो, ठीक है, whenever in the question the word bisect is given, अगर हमारे क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है बाइसेक्ट तो इसका मतलब यही है कि मिड पॉइंट की बात हो रही है। तो ज्यादातर क्वेश्चन में आपको ये मिड पॉइंट फॉर्मूला करके मिलेगा, जो आता है सेक्शन फॉर्मूला सही है। और इसका एक केस है बेसिकली जब हमारा एक पॉइंट हमारी लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो यहां से हमारा जो मिड पॉइंट फॉर्मूला है वो ये बन जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी x1 प्लस x2/2 एंड y की वैल्यू आ जाएगी y1 प्लस y2/2। तो व्हेनेवर हमारी लाइन का एक मिड पॉइंट गिवन होगा तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करना है। ऑल राइट, तो लेट्स मूव अहेड। ये हमारा टाइप 3 था। अब हम आते हैं टाइप 4 पे। टाइप 4 के अंदर हम ट्राइसेक्ट एंड 4 इक्वल पार्ट्स दोनों को कंबाइन करके करेंगे। तो यहां पर एक वर्ड हो सकता है ट्राइसेक्ट, ट्राई का मीन्स 3, तो ट्राइसेक्ट का मतलब हो गया आपका 3 इक्वल पार्ट्स। ऑल राइट, एंड सबसे पहले हम इसी का केस देख लेते हैं 3 इक्वल पार्ट्स का। हमारी एक लाइन सेगमेंट है ए बी, ए के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है x2 y2। दैट मीन्स कि लाइन को ज्वाइन करने वाले आपको 2 कोऑर्डिनेट्स पता है, ठीक है। अब मेरे को लाइन के 3 हिस्से करने हैं, तो ये 3 हिस्से कर दिए हमने, तीनों बराबर होने चाहिए। तो अगर इस लाइन सेगमेंट के मुझे 3 इक्वल पार्ट्स करने हैं तो कितने पॉइंट्स मेरे को चाहिए, अगर इस लाइन सेगमेंट के 3 इक्वल पार्ट्स हमें करने हैं तो हमें कितने पॉइंट्स चाहिए, वी नीड 2 पॉइंट्स। हाउ मेनी पॉइंट्स वी नीड, 2 पॉइंट्स। तो इसको हमने मार्क कर लिया P, इसको हमने मार्क कर लिया Q। तो P पॉइंट की बात करते हैं, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x y ले लेते हैं और Q पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट x डैश y डैश ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम P पॉइंट को फाइंड करेंगे तो आपको Q पॉइंट को फॉरगेट कर देना है और हम P के हिसाब से अपना लाइन सेगमेंट बनाते हैं। आप क्वेश्चंस में बनाना चाहो बना सकते हो, नहीं तो अगर याद रहता है आपको तो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपको ये बेटर चीज समझ में है, दैट्स व्हाई आई जस्ट हैव स्प्लिट अप द फिगर्स। तो अब यहाँ पर ये AP ट्राइसेक्ट मींस यहाँ पर कौन से 3 पार्ट्स इक्वल है, AP, PQ और BQ, ये तीनों पार्ट्स इक्वल है। तो अब जब ये वाले हिस्से इक्वल है तो P के इधर कितने हिस्से हैं, 1 हिस्सा, और P के इधर कितने हिस्से, 2 हिस्से। P से B तक जाने के लिए 2 पार्ट्स कवर हो रहे हैं और P से A तक में 1 पार्ट कवर है, तो हम इसको लिखते हैं 1:2, ठीक है। कितने पार्ट्स है हमारे वो हमें रेशो बताता है। तो अब P पॉइंट फाइंड करने के लिए हम डायरेक्टली अपना सेक्शन फॉर्मूला ही यूज करेंगे। सेक्शन फॉर्मूला के अंदर हमें अगर इसके पॉइंट्स निकालने हैं तो हमें ये लाइन सेगमेंट्स को जो ज्वाइन कर रहे हैं वो पॉइंट्स पता है, और हमें रेशो पता चल गई तो हम आराम से सेक्शन फॉर्मूला लगा के अपना ये निकाल सकते हैं,
ठीक है, अब दूसरा सिनेरियो लेते हैं। अब हमारी लाइन सेगमेंट तो भाई दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है ना। एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जो लाइन सेगमेंट के कोऑर्डिनेट्स है, जिन कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन करके हमारी लाइन सेगमेंट बन रही है, वो कभी भी चेंज नहीं होता। ठीक है, अब हम यहाँ पर निकालेंगे क्यू पॉइंट और ये हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं एक्स डैश वाई डैश। ऑलराइट, तो अगर हम इसकी बात करें तो अब हमें क्यू पॉइंट निकालना है। तो क्यू पॉइंट के इधर कितने पार्ट्स है? 1 2। तो इधर क्यू के लेफ्ट हैंड साइड पर 2 पार्ट्स हैं और क्यू के राइट हैंड साइड पर बी तक पहुंचने के लिए एक पार्ट है। तो आपको रेशो 2:1 लेनी है। आपको x1 y1 x2 y2 ऑलरेडी क्वेश्चन में पता होगा, रेशो आपने निकाल ली। तो आप क्यू के कोऑर्डिनेट्स बहुत आराम से निकाल सकते हो। कौन सा फॉर्मूला? सेक्शन फॉर्मूला। बेसिकली सेक्शन फॉर्मूला यही तो है। अभी हमने जो सेक्शन फॉर्मूला डिस्कस किया, सेक्शन फॉर्मूला क्या है? सेक्शन फॉर्मूला इज नथिंग बट टेल अस द रेशो और द कोऑर्डिनेट्स कि भाई हमारा एक पॉइंट है जो एक पर्टिकुलर लाइन सेगमेंट को किसी रेशो में डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे 4 चीजें हैं। अगर हमें 3 चीजें पता होंगी तो हम 4th चीज आराम से निकाल सकते हैं और यही हमारा सेक्शन फॉर्मूला ये। ठीक है, ये y के कोऑर्डिनेट, ये x के कोऑर्डिनेट। याद रखना भी बहुत ईजी है। m को इधर मल्टीप्लाई करना है, n को इधर मल्टीप्लाई करना है, जस्ट लाइक अ क्रॉस मल्टीप्लाई। ऑल राइट, ठीक है, तो ये आता है हमारा टाइप 4 ट्राइसेक्ट। अब टाइप 5 ले लेते हैं। टाइप 5 के अंदर हमने क्या किया, अपनी लाइन के 4 इक्वल पार्ट्स कर दिए। मैक्स टू मैक्स इतने ही आते हैं। हमने अपनी लाइन सेगमेंट के कितने पार्ट्स कर दिए? 4 इक्वल पार्ट्स कर दिए। अब हमने अगर लाइन सेगमेंट के 4 इक्वल पार्ट्स किए तो लेट्स ड्रॉ द लाइन सेगमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी, ये लाइन सेगमेंट्स जिन दो कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन करके बन रही है वो कोऑर्डिनेट्स पता है आपको, x1 y1 x2 y2। और इस लाइन सेगमेंट के 4 इक्वल हिस्से हो रहे हैं, ये वाला, ये वाला और ये वाला। ठीक है, 4 इक्वल हिस्से कर दिए। तो अगर वी नीड 4 इक्वल पार्ट्स ऑफ दिस लाइन सेगमेंट तो हमें कितने पार्ट्स चाहिए? 3 पॉइंट्स चाहिए। ठीक है, कितने पॉइंट्स चाहिए? 3 पॉइंट्स। तो यहां पर अगर 4 इक्वल पार्ट्स की हम बात कर रहे हैं तो AP is equals to PQ is equals to QR is equals to RB। ऑल राइट, ठीक है। अब P के कोऑर्डिनेट्स को हम XY ले लेते हैं, Q के कोऑर्डिनेट्स को X डैश Y डैश ले लेते हैं और R के कोऑर्डिनेट्स को X डैश X डबल डैश एंड Y डबल डैश ले लेते हैं। तो अब की बार हमें 3 पॉइंट्स की वैल्यूज निकालनी है जो एक ही लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहे हैं लेकिन अलग अलग रेशियोज में डिवाइड कर रहे हैं। ऑल राइट, तो डिवाइड कर रहा है कोई पॉइंट तो लगेगा तो सेक्शन फॉर्मूला ही, बट लेट्स सी हाउ इट विल। तो ये हमें x कोऑर्डिनेट पता है, सॉरी a कोऑर्डिनेट पता है, यहाँ हमें b कोऑर्डिनेट पता है और हमें p की वैल्यू निकालनी है और p के कोऑर्डिनेट्स हमने ले लिए x y। तो अब हम देखते हैं कि P के लेफ्ट हैंड साइड पर कितने पार्ट्स हैं? एक पार्ट है और P के राइट हैंड साइड पर 1 2 3 B तक जाने के लिए कितने पार्ट्स हैं? 3। तो फर्स्ट सिनेरियो में हम P पॉइंट निकालने के लिए रेशो 1:3 लेंगे। ऑल राइट, लेट्स मूव टू द अदर सिनेरियो। अगेन आई एम सेइंग लाइन सेगमेंट सेम है तो जो लाइन सेगमेंट को कोऑर्डिनेट्स ज्वाइन कर रहे हैं वो सेम रहेंगे। दूसरा पॉइंट आ गया हमारा क्यू पॉइंट और ये हो गया एक्स डैश वाई डैश। ठीक है, तो अब ये जो क्यू पॉइंट है, अगर इस क्यू पॉइंट को आप देखो तो ये क्यू पॉइंट हमारी लाइन सेगमेंट को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है? 1 2। क्यू के इधर कितने पार्ट्स है? 2। फिर क्यू के राइट हैंड साइड पर कितने पार्ट्स है बी तक जाने के लिए? 2। तो अब की बार हम रेशो लेंगे 2:2 क्यू पॉइंट निकालने के लिए। ठीक है, फिर हम अपना थर्ड केस बना लेते हैं। अगेन ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 और पॉइंट है हमारा r। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x डबल डैश y डबल डैश। ठीक है, तो अब की बार हम कितनी रेशो लेंगे? r के इधर कितने पार्ट्स हैं? 1 2 3 और r के इधर कितने पार्ट्स हैं? 1। तो अब की बार हम रेशो लेंगे 3:1 एंड तीनों ही केसेस में हम यूज करेंगे सेक्शन फॉर्मूला अपने पॉइंट को डिटरमाइन करने के लिए जो हमारी एक लाइन सेगमेंट को किसी पर्टिकुलर रेशो में क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। ऑल राइट, तो ये हमारे टाइप्स हैं
जो सेक्शन फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। इसके अलावा भी थोड़े एडवांस होते हैं जो इनको मिक्स करके बनते हैं, वो क्वेश्चंस भी हम प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन एक है आपको बेसिक आइडिया पता चल गया, जो एक होता है बेस सेक्शन फॉर्मूला का। सो दिस इज द बेस ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। अब आपको किसी क्वेश्चन में घबराने की जरूरत नहीं है, सारे इन्हीं टाइप्स पर ऑलमोस्ट कवर होंगे, ठीक है। समहाउ लैंग्वेज चेंज होगी तो विल डिस्कस अकॉर्डिंगली। इसके अलावा इस चैप्टर के अंदर एक कंसेप्ट आता है सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो उस पर भी बात कर लेते हैं। सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल, बेसिकली ट्राइंगल का सेंटर पॉइंट, ठीक है। तो हम एक ट्राइंगल ले लेते हैं। तो ये हमारा ट्राइंगल है, इसके कोऑर्डिनेट्स मार्क कर लेते हैं ए बी सी। इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए x1 y1, x2 y2, x3 y3, ठीक है। यहां से 3 लाइन सेगमेंट्स जा रही है तीनों वर्टेक्स से, और ये तीनों के तीनों जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट होते हैं, इस पॉइंट को हम बोलते हैं G, और G पॉइंट होता है हमारा सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। ये जो सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल वाली लाइन है AP, ये इस पर्टिकुलर ये जो AP वाली लाइन है, ये इसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड करती है, ठीक है। किस रेशियो में डिवाइड करेगा? G पॉइंट divides AP in the 2:1 ratio. All right, तो this thing we have to keep in our mind. तो ये तो हमारा आ गया G पॉइंट का के बारे में हमें पता चल गया। अब आता है सेंट्रॉइड का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। तो ये जो G पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स हम ले लेते हैं XY, ठीक है। तो अब इसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, और इसका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है हमारे पास सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल का। और ये आपको याद रखना है कि जो सेंट्रॉइड है ट्राइंगल का, वो हमारी लाइन सेगमेंट को जो A वर्टेक्स से जा रहा है उसको कौन सी रेशियो में डिवाइड कर रहा है? AP डिवाइड्स इन 2:1, और ये हमारा फॉर्मूला आ गया x का और y का। दिस इज हाउ वी फाइंड G, दैट G रिप्रेजेंट्स सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल। ऑल राइट, तो ये आपको याद रखना है सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल के बारे में। तो आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, आई होप सो। जो भी पॉइंटर्स हमने कवर किए हैं, ठीक है, जो भी हमारे सेक्शन फॉर्मूला पे बेस रहने वाले हैं, आई होप सो दैट ये आपको क्लियर होंगे। अब हम इनके क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 1, सो लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 1। द क्वेश्चन नंबर 1 is find the midpoint of a line segment joining 2, -3 and -4, 6, ठीक है। तो अब उन्होंने बोला कि हमें मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी है, हमने टाइप 3 में निकाला था, ठीक है। हम अपनी लाइन सेगमेंट को जितना आप ज्योमेट्री को विजुअलाइज करोगे उतने आपके क्वेश्चंस बनेंगे। आप सोचोगे आप लेट कर लोगे पॉइंट्स एंड देन डायरेक्टली फॉर्मूला में पुट कर दोगे, तो ये समहाउ इजी क्वेश्चंस तक ठीक रहता है, आंसर सही भी आ जाता है। लेकिन जिसमें बहुत सारे कोऑर्डिनेट्स दे रखे हो, क्योंकि लैंग्वेज बहुत मोल्ड होके भी आ सकती है, तो अगर आप अपने ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को विजुअलाइज करोगे, उसका डायग्राम बनाओगे रफ, तो आपकी गलती कभी नहीं होगी, ठीक है। कैलकुलेशंस में एरर हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आपका अंडरस्टैंडिंग है उस चैप्टर को लेके, तो
फिर आपको विजुअलाइजेशन में और कंसेप्ट में कोई मिस्टेक नहीं होगी, सिर्फ कैलकुलेशन एरर हो सकता है, वो भी उसके भी बहुत लेस चांसेस है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं लगती है, सिर्फ प्लस एंड माइनस थोड़ा बहुत इतना ही लगता है, दैट इज बेसिक इंटीजर्स, ऑल राइट। तो यहाँ पे हमें ए पॉइंट दिया हुआ है 2, -3, बी पॉइंट दिया हुआ है -4, 6, ठीक है। अब इस लाइन सेगमेंट का हमें मिड पॉइंट निकालना है, सपोज हमने उसको मान ले लिया पी, तो यहां पे लिख लेते हैं कि पी पॉइंट को हमने क्या कंसीडर किया है, मिड पॉइंट। तो अपना मिड पॉइंट फॉर्मूला लिखते हैं, x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2/2, y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2/2। तो अब x कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहां पे मैं मार्क कर लेती हूँ, ये हो गया x1 y1 और ये हो गया आपका x2 y2। सो दिस इज 2 + -4/2 and this is -3 + 6/2। सो प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है साइन बड़े नंबर का, ये तो कैंसिल हो नहीं सकता, तो आपके पास x की वैल्यू आ गई -1 और y की वैल्यू आ गई 3/2। तो आपको मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता चल गए, ठीक है। सो दीज आर द coordinates of midpoint, all right। So this is how you need to find the midpoint of the line segment. So now we are going to move towards the next question. Find the coordinates of a centroid of triangle whose vertices are 3, -5, -7, 4 and 10, -2। तो एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, इस ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स को ABC नाम दे देते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा A कोऑर्डिनेट, ये हो गया B कोऑर्डिनेट और ये हो गया C कोऑर्डिनेट, दिस इज 10, -2, ऑल राइट। तो हमें सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल निकालना है, सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल को हम क्या नाम देते हैं, G। तो बेसिकली हमें G के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, बिकॉज G क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, G आपका रिप्रेजेंट कर रहा है सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल। तो सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, x1 + x2 + x3/3 और y का y1 + y2 + y3/3। फॉर्मूलाज आपको स्टार्टिंग ऑफ द क्वेश्चन में ही लिख देना है। आपने इसको x1 y1 ले लिया, इसको x2 y2 ले लिया, इसको x3 y3 ले लिया, तो ये आ गया 3 + -7 + 10/3, 13 - 7 is 6 एंड x की वैल्यू आ गई आपकी 2। अब हम y कोऑर्डिनेट निकालते हैं, -5 + 4 + -2/3। Whatever the coordinates given in the question, you have to substitute in the formula. So minus plus minus, this is -3/3, तो ये आ जाएगा -1। तो आपके G के कोऑर्डिनेट्स आ गए 2, -1, ठीक है। एंड G रिप्रेजेंट्स centroid of triangle. So this is how you need to find the centroid of triangle in this particular question. Simple straightforward formula था, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स को आपने मार्क कर लिया एंड फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दिया। Let's move towards question number 3. Now the question number 3 says that the center of circle having endpoints of its diameter as -4, 2
and 4 comma minus 3 is. So now the center of the circle having n points its diameter. So first of all हम एक circle draw करते हैं. ठीक है. The center of the circle and diameter की बात हो रही है तो एक diameter draw कर लेते हैं. अब सेंटर की बात हो रही है और डायमीटर के एंड पॉइंट्स पे बात हो रही है. डायमीटर बेसिकली जो सेंटर से पास करता है और एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करता है इस तरीके से. ठीक है. तो अब उन्होंने बोला कि एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर, अगर ए बी का डायमीटर है, इफ ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, तो डायमीटर के एंड पॉइंट्स दे रखे हैं आपको, ये 4 कॉमा माइनस 3 और ये माइनस 4 कॉमा 2. ऑल राइट. ठीक है. तो अगर हम आगे बात करें तो हमें निकालना क्या है इसके अंदर, हमें निकालना है सेंटर ऑफ सर्कल, और सेंटर ऑफ सर्कल को हम नाम दे देते हैं एक्स वाई. नाउ यू आर थिंकिंग दैट कि सर्कल से रिलेटेड तो हमने कोई कंसेप्ट नहीं पढ़ा, बट सर्कल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि सेंटर से लेके एक एंड पॉइंट तक का डिस्टेंस विच इज ओ ए, एंड सेंटर से लेके दूसरे पॉइंट तक का एंड डिस्टेंस दैट इज ओ बी. तो ओ ए अगर ओ बी के इक्वल है, बिकॉज दीज आर द रेडियाई ऑफ सर्कल जो हम छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो कैन वी से दैट कि ओ जो है वो मिड पॉइंट हो जाएगा. ओ इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी. ठीक है. तो जब भी मिड पॉइंट की बात होती है तो हमारे दिमाग में मिड पॉइंट फॉर्मूला आता है, दैट इज x1 प्लस x2 बाई 2, y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 बाई 2. तो इसको हम मार्क कर लेते हैं x1 1 y1, इसको हम मार्क कर लेते हैं x2 y2 और अपने फॉर्मूला के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -4 प्लस 4 अपॉन 2 और y की वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस माइनस 3 अपॉन 2. तो माइनस प्लस माइनस 0 अपॉन 2 प्लस माइनस माइनस, तो 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज 0 एंड दिस इज माइनस 1 बाई 2. तो हमारे पास जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं वो आ गए 0 कॉमा माइनस हाफ. ऑल राइट. सो दिस इज हाउ वी हैव फाइंड आउट द सेंटर ऑफ सर्कल जिसके हमें एंड पॉइंट्स डायमीटर के गिवन थे और सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हमने निकाल लिए 0 कॉमा माइनस हाफ. ठीक है. कौन सी प्रॉपर्टी लगा के कि भाई सेंटर से लेके एक एंड पॉइंट तक का डिस्टेंस एंड सेंटर से लेके दूसरे एंड पॉइंट तक का डिस्टेंस सेम होता है बिकॉज वो रेडियस है सर्कल का. तो वी कैन से दैट सेंटर ऑफ द सर्कल एक्ट एज मिड पॉइंट ऑफ द डायमीटर एंड व्हाट इज डायमीटर, ए बी इज द डायमीटर. ऑल राइट. सो दिस इज हाउ हमने ये क्वेश्चन टेकल कर लिया. सिंपल क्वेश्चन था, जस्ट एक कंसेप्ट इन एक अंडरस्टैंडिंग की जरूरत थी. अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया हुआ है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स of vertex A of triangle ABC are -4, 2 and point D which is midpoint of BC are 2, 5. The coordinates of centroid of triangle ABC are. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ ट्राइंगल की बात हो रही है, सो लेट्स विजुअलाइज इट. ऑल राइट. तो सबसे पहले हम अपना एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं. इसको नाम दे दिया ए बी सी बिकॉज क्वेश्चन में भी दिया हुआ है. अब हम आते हैं क्वेश्चन पे. कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स ए, वर्टेक्स ए के कोऑर्डिनेट्स हमें पता चल गए. ठीक है. डी विच इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, बीसी का एक मिड पॉइंट है डी जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं 2, 5. तो हमें सेंट्रॉइड निकालना है. ऑल राइट. तो अब इसको कैसे करेंगे. ठीक है. तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट द क्वेश्चन. ठीक है. जरूरी नहीं है कि हर एक क्वेश्चन में डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन गिवन होगी एज आई हैव टोल्ड यू. तो अब हम क्या करते हैं, जो चीज हमें निकालनी है ना उसी से स्टार्ट करते हैं. हमें क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या है, सेंट्रॉइड फाइंड करना है. दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्वेश्चन. तो जी को हम लिख लेते हैं सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल.
देखो रिप्रेजेंटेशन के लिए तो हमें ये सारे पॉइंट्स लिखने ही होते हैं बिकॉज ये मार्क्स देंगे आपको, लेकिन अगर आप एक फ्लो में लिखते हो ना तो आपके माइंड में जो चीजें मेमोराइज होती है पहले से तो वो स्ट्राइक करती है स्टेप बाय स्टेप। तो आप स्टेप बाय स्टेप लिखोगे तो आपको क्वेश्चन में घबराने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट्स नॉट नेसेसरी कि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन होगा वो PYQ से ही आएगा या बुक से ही आएगा। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज ऑब्वियसली चेंज होगी, ठीक है। एंड क्वेश्चन पेपर ऑब्वियसली बात है CBSE से बन के आता है या दूसरे बोर्ड से बन के आता है, तो उनका जो डिजाइनिंग है क्वेश्चन पेपर का, वो जो क्वेश्चंस डिजाइन होते हैं वो खुद से करे जाते हैं जो भी एग्जामिनर्स करते हैं, जिनकी लैंग्वेज ऑब्वियसली चेंज होगी। PYQ बेस्ड होगा बट वी कैन नॉट से दैट कि कंप्लीटली ही PYQ से क्वेश्चंस आ जाएंगे, ठीक है। अगर आ जाता है एक दो तो वो अलग बात है, लेकिन उस पर बेस्ड होगा, ठीक है। तो यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन कि लैंग्वेज किसी भी तरीके से चेंज हो सकती है। तो अब हम सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या लिखते हैं हम? यहाँ पे सॉरी 2D की बात है, तो हम दो ही कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे XY। तो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 अपॉन 2 अपॉन 3, एंड y कोऑर्डिनेट हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, ठीक है। तो फॉर्मूला लिख दिया आपने तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, आपको ये चीजें पता है। अगर हम बात करें x1 x2 x3 और ये सब की, तो ये सारे हमारे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। x1 y1 b हमें पता नहीं है तो x2 y2 मान लेते हैं, इसको c हमें पता नहीं है तो x3 y3 मान लेते हैं। अब इतना हमने कर लिया। अब सिर्फ x1 की वैल्यू दे रखी है हमें और y1 की वैल्यू दे रखी है, उसको पुट करके तो g नहीं आने वाला। तो अब जो दूसरी इंफॉर्मेशन हमें गिवन है दैट d इज द मिड पॉइंट, तो अब उसका कुछ करते हैं। हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड प्लीज। ऑलराइट, तो हम एक लाइन सेगमेंट BC जिसका D मिड पॉइंट है और D के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 5 और B के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 और C के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास x3 y3, और D जो है ये मिड पॉइंट है। D इज मिड पॉइंट ऑफ BC। तो एज इट इज गिवन दैट D इज मिड पॉइंट ऑफ BC, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 बाई 2, y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 बाई 2, और ये x2 y2 बिल्कुल भी ट्राइंगल वाली नहीं है, ये इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली है। तो अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली, इस लाइन सेगमेंट के अकॉर्डिंगली अगर हम वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करेंगे, तो वैल्यूज को जब आप सब्सटीट्यूट करोगे तो आपको क्या मिलेगा कि भाई जो d कोऑर्डिनेट है वो हमें दिया हुआ है 2,5, तो जो d कोऑर्डिनेट है वो काम करेगा x, y का, बिकॉज ये मिड पॉइंट है। B पॉइंट काम करेगा x1 y1 का और C पॉइंट काम करेगा x2 y2 का। तो अब पुट करते हैं वैल्यूज। दिस इज 2 इज इक्वल्स टू x2 प्लस x3 अपॉन 2 एंड y की वैल्यू जो हमें 5 दी हुई है, 5 इज इक्वल्स टू y2 प्लस y3 अपॉन 2। तो यहां से आपको x2 प्लस x3 इज इक्वल्स टू 4 मिल जाएगा और यहां से आपको y2 प्लस y3 इज इक्वल्स टू 10 मिल जाएगा, ठीक है। तो अब जो है हमें x चाहिए था और x था हमारे पास x1 की वैल्यू ऑलरेडी आपको दी हुई है -4। अब हम सेंट्रोइड निकाल रहे हैं ट्राइंगल का, ठीक है। और आगे आ रहा था आपके पास x2 प्लस x3, ना आपको x2 पता ना x3 पता, लेकिन x2 प्लस x3 की इंफॉर्मेशन मिल गई है जो कि 4 है और अपॉन में 3, तो माइनस प्लस माइनस तो ये आ जाएगा 0। अब y कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, तो A पॉइंट के y1 जो है हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था दैट इज 2 एंड y2 प्लस y2 प्लस y3 हमें क्वेश्चन में पता चल गया 10, क्योंकि y2 एंड y3 की तो इंडिविजुअल वैल्यू हमें पता नहीं थी। तो ये आ जाएगा 12 अपॉन 3 विच इक्वल टू 4। तो G हमारा जो सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल है उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए 0,4। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, और इस तरीके से हमने अपना ट्राइंगल का सेंट्रॉइड निकाल लिया। ऑल राइट, तो लेट्स मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन भी सेंट्रॉइड बेस्ड है। इफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल formed by 9, A
b comma -4 and 7 comma 8 is 6 comma 8. Then value of a and b is, हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम अपना एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ट्राइंगल का नाम हमें नहीं पता है तो हम अपने पास से नाम दे देते हैं ABC। बट ट्राइंगल के वर्टेक्स आपको दिए हुआ है 9 है ये, ठीक है 9। ये है आपका 9 कॉमा A, ये है B कॉमा -4 और ये है 7 कॉमा 8, ठीक है। और सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय दिस 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 इज दिस। तो ये सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स दे हुए हैं, G के कोऑर्डिनेट्स 6 कॉमा 8। अगेन वही पैटर्न फॉलो करते हैं हम। फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले G का, दैट इज x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ये हो गया हमारा x1 y1, ये हो गया x2 y2 और ये हो गया x3 y3 और ये कोऑर्डिनेट्स हो गए x y के, ठीक है। अब x हमें 6 दिया हुआ है, x1 9 दिया हुआ है, x2 b दिया हुआ है, x3 7 दिया हुआ है अपॉन 3। तो 6 3 18, 9 प्लस 7 16, तो b की वैल्यू हो जाएगी 18 माइनस 16, तो b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2। ऑल राइट, अब y वाला पॉइंट निकालते हैं। y का कोऑर्डिनेट हमें दिया हुआ है 8, y1 हमें दिया हुआ है a, ये दिया हुआ है -4 और ये दिया हुआ है 8 अपॉन 3। तो ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया 24 -4 प्लस 8, तो ये आ जाएगा माइनस प्लस माइनस, साइन बड़े नंबर का +4, ये प्लस का 4 है यहाँ जाके माइनस, तो a की वैल्यू आपकी आ जाएगी 20 और आपको a और b की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी इस क्वेश्चन में। ऑल राइट, सो दीज ऑल जो भी अभी हमने क्वेश्चंस की, ये भी सेंट्रॉइड पर था, ये वाला सेंट्रॉइड पर बेस्ड था, ठीक है। ये मिड पॉइंट फॉर्मूला पे बेस्ड था, इससे ऊपर वाला सेंट्रॉइड पर बेस्ड था और इससे ऊपर वाला मिड पॉइंट फॉर्मूला पे बेस्ड था, ठीक है। सो ऑल दीज 5 क्वेश्चंस कवर्स बेसिक्स, ठीक है। जो भी हमारे टाइप्स थे वो कवर हुए। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 हम लेते हैं। अपना टाइप 4 पे बेस्ड, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन find the points of trisection of the line segment joining the points आपको दिया हुआ है 1, -2 एंड -3, 4, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपनी एक लाइन सेगमेंट बना लेते हैं। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, तो ये आपको पता चल गया कि भाई लाइन सेगमेंट इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके बन रही है। इसको हमने ए और बी मार्क कर लिया क्योंकि क्वेश्चन में तो गिवन नहीं था, ठीक है। पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, ट्राइसेक्शन मैंने आपको बताया था, ट्राइसेक्शन का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट्स। तो आपको इस लाइन के 3 इक्वल हिस्से करने हैं, ठीक है। और 3 हिस्से करने के लिए आपको 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट है। इसमें से आप x1 y1, इसको xy ले लो और इसको ले लेते हैं हम x डैश y डैश, ठीक है। इसको हम मार्क करते हैं x1 y1 और इसको हम मार्क करते हैं x2 y2, यही सिनेरियो होता है। अब हमें p और q दोनों पॉइंट्स निकालने, एक टाइम पे हम एक ही पॉइंट निकाल सकते हैं, तो हम इसको विजुअलाइज करते हैं। एक अगर हम सिंपल और सिंपल कौन सा पॉइंट ले, p पॉइंट ले, तो अगर हमने सिर्फ p पॉइंट लिया तो ऑब्वियसली इट इज नॉट द मिड पॉइंट बिकॉज दीज आर द 3 इक्वल पार्ट्स। तो मैंने आपको कैसे बताया था, p के अंदर कितने पार्ट्स है 1 और p के राइट हैंड साइड पर कितने पार्ट्स है 2, तो कितनी रेशो हो जाएगी 1:2। अब हम अपना सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं। सबसे पहले हम अपना सेक्शन फॉर्मूला लिख लेते हैं। x इज इक्वल्स टू mx2 प्लस nyx1 अपॉन m प्लस n और y इज इक्वल्स टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो इस पर्टिकुलर केस में 1:2 हो जाएगी m:n की वैल्यू। ये हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2। 4 चीजें होती है और 3 चीजें हमें दी हुई है और चौथी चीज हमें निकालनी है, दीज x y, ठीक है।
तो ये हो जाएगा 1 इंटू -3 प्लस 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 2, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 इंटू 4 क्रॉस मल्टीप्लाई प्लस 2 इंटू -2 अपॉन 1 प्लस 2, x हो जाएगा -3 प्लस 2 अपॉन 3, और y हो जाएगा 4 माइनस 4 अपॉन 3। तो आपके पास x कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ जाएगी -1 अपॉन 3 एंड y आ जाएगा 0 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज 0। तो आपको p कोऑर्डिनेट पता चल गया -1, 3 -1/3, 0। ऑल राइट, तो हमने एक पॉइंट अपना निकाल लिया। अब हम आते हैं क्यू पॉइंट की तरफ। अगेन हम लाइन ड्रॉ करते हैं अपनी। इधर क्यू पॉइंट आ रहा है जिसके कोऑर्डिनेट्स हमने x डैश और y डैश लिए हैं। a और b फिक्स रहेंगे दैट इज 1 - 2 और ये है -3 4। ठीक है, लेट्स चेक इट वंस अगेन। ऑल राइट, तो अब जो क्यू पॉइंट है, अगर हम क्यू पॉइंट देखें तो क्यू पॉइंट के इधर कितने पार्ट्स हैं 1 2, और क्यू के इधर कितने पार्ट्स हैं 1 पार्ट ओनली। तो इसकी रेशो हो जाएगी 2:1। अगेन हम सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं, लेकिन लिखेंगे नहीं बिकॉज हमने ऑलरेडी लिख लिया एक बार क्वेश्चन में। तो x1 y1, ये x2 y2, और ये काम करेगा आपके बार m:n का। तो हमें ये कोऑर्डिनेट निकालना है x डैश। तो ये कैसे निकालेंगे, इसका जो m है इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई 2 इंटू -3 प्लस इसका जो n है 1, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई 1 इंटू 1 अपॉन 2 + 1। अब y वाले कोऑर्डिनेट की इक्वेशन लिखते हैं, y डैश इज इक्वल्स टू इसका जो m है इस y2 से मल्टीप्लाई होगा 2 × 4, इसका जो n है 1 ये -2 से मल्टीप्लाई होगा अपॉन 2 + 1। तो x डैश की वैल्यू मिल जाएगी -6 + 1 अपॉन 3, और y डैश की वैल्यू मिल जाएगी 8 - 2 अपॉन 3 -5 अपॉन 3, और ये हो जाएगा 6/3, दिस इज 2। तो क्यू पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता चल गए -5, 3 एंड 2। ठीक है, तो ये और P और Q दो पॉइंट्स थे जो हमारी लाइन को ट्राइसेक्ट कर रहे थे। ठीक है, ट्राइसेक्ट कर रहे थे, यही हमें पॉइंट फाइंड आउट करने थे जिसको हमने क्या नाम दिया था P एंड Q। ठीक है, आप कुछ भी नाम दे सकते हो बट करने का तरीका आपको यही फॉलो अप करना है। ओके, तो ये क्वेश्चन हमने कर लिया। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में 3 मार्क्स तक जा सकता है, मींस 3 मार्क्स का तो आएगा एटलीस्ट। तो 3 मार्क्स की वेटेज है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, जो आपको आराम से 3 मार्क्स दिलवा सकता है। सिर्फ आपको फॉर्मूला रख के वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन। इसके लिए हमें एक पैरेललोग्राम चाहिए। चलो फिगर बना दी मैंने, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं एक बार। तो क्वेश्चन है आपका 3 consecutive vertices of a parallelogram are -2, -1, 1, 0 and 4, 3. Find coordinates of fourth vertex. तो हमारी पैरेललोग्राम की 4 वर्टिसेस होती है, वी नो दैट A, B, C, D। ठीक है, साइक्लिक ऑर्डर में लेते हैं। इसको हमने A ले लिया, ये हो गया हमारा B, ये हो गया हमारा C, और फोर्थ वर्टेक्स हमें निकालनी है तो इसको आपको लेना पड़ेगा XY। ठीक है, आप X डैश Y डैश भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, दैट्स अप टू यू। अब सबसे बड़ी बात कि इसकी फोर्थ वर्टेक्स को हम निकालेंगे कैसे। अगर आप पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी देखोगे तो अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती है। ठीक है, बट उससे हमारी फोर्थ वर्टेक्स कैसे आएगी। क्या हम लेंथ को निकाल के AB को CD के, AD को BC के इक्वेट करेंगे, दैट्स टू लेंदी एंड वहां से हमें नहीं मिल सकता आंसर। ठीक है, मिल भी जाएगा तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस होंगे। तो अब हम इस क्वेश्चन को करने के लिए एक कंसेप्ट यूज करेंगे
ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम इसके डायगोनल्स ड्रॉ कर लेते हैं पैरेललोग्राम के। ठीक है, तो डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है? जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, बाइसेक्ट मींस टू इक्वल पार्ट्स, तो ओडी इक्वल होगा ओबी के एंड ओ ए इक्वल होगा ओसी के। ये वाली प्रॉपर्टी लगानी है आपको जब भी पैरेललोग्राम का फोर्थ वर्टेक्स का क्वेश्चन आएगा, कोई भी वर्टेक्स का। ठीक है, तो अब यहां से बाइसेक्ट अगर मैंने वर्ड बोल दिया तो बाइसेक्ट सुनते ही क्या दिमाग में क्लिक करना चाहिए? मिड पॉइंट। तो भाई ओ जो है ये बी डी का मिड पॉइंट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस। ओ इज मिड पॉइंट ऑफ बी डी। इन द सेम वे अगर ओ ए ओ सी के इक्वल है तो ओ इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। दोनों का ही क्या हो गया? मिड पॉइंट हो गया। ठीक है, तो अब हमें मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना है। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करते हैं, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? मिड पॉइंट फॉर्मूला आता है आपके पास x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे पास आता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब हम एक बार लाइन सेगमेंट ले लेते हैं बी डी, और अभी हमने ऊपर लिखा है कि O इसका मिड पॉइंट है, तो B और D के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास? B के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं 1 0 और D हमने लिया है एक्स वाई, तो इसको आप x डैश y डैश ले लो। ठीक है, तो x डैश इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स अपॉन 2 एंड y डैश इज इक्वल्स टू 0 प्लस y अपॉन 2। ठीक है, ऑलराइट, तो एक इंफॉर्मेशन हमें यहां से पता चल गई। अब O जो है वो AC का भी मिड पॉइंट है, तो O के कोऑर्डिनेट्स तो x डैश y डैश रहेंगे। A पॉइंट की बात करते हैं, A है -2 -1 और C है हमारे पास 4 3। तो अब यहां से अगर हम मिड पॉइंट निकालेंगे तो x डैश इज इक्वल्स टू -2 प्लस 4/2 एंड y डैश इज इक्वल्स टू -1 प्लस 3/2। ऑलराइट, तो ये हो जाएगा आपके पास 2/2 और ये भी हो जाएगा आपके पास 2/2, तो ये 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा। तो अगर आप देखो, इसको हम इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं और इसको हम इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं। तो x डैश y डैश हमने उधर भी निकाला है और x डैश y डैश हमने इधर भी निकाला है। तो उधर जो इक्वेशन 1 में x डैश आया था वो क्या था? 1 प्लस एक्स अपॉन 2। तो उस 1 प्लस एक्स अपॉन 2 को हम यहाँ पर 1 के इक्वल रख देते हैं और वहां पर जो y डैश आया था वो कितना आया था? 0 प्लस वाई अपॉन 2, दैट इज y अपॉन 2, और इधर आया है 1, इसको x के इक्वेट, तो 1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1 एंड y आ जाएगा 2। ठीक है, और एक्स वाई हमने किसके कोऑर्डिनेट्स माने थे? फोर्थ वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम D, तो ये हमें पता चल गया 1, 2 इज द fourth vertex of parallelogram. All right, so this is how we have find out the fourth vertex of the parallelogram. ठीक है, ऑल राइट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके एनसीईआरटी का भी है और ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम का जब भी वर्टेक्स का क्वेश्चन आएगा आप डिस्टेंस फॉर्मूला मींस अपोजिट साइड्स वाला प्रॉपर्टी नहीं यूज करोगे पैरेललोग्राम की, आपको यूज करना है डायगोनल्स की, दैट डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ऑल राइट, so let's move towards the next question. This is question number 8, I guess. Yes, so in question number 8
find the ratio in which P पॉइंट दिया हुआ है 4, n divides line segment joining the points 2, 3 and B पॉइंट दिया हुआ है 6, और साथ में m की वैल्यू निकालनी है। तो इस क्वेश्चन के दो ऑब्जेक्टिव है, एक तो फाइंड करनी है रेशो और साथ में फाइंड करना m। तो दिस क्वेश्चन हैज टू ऑब्जेक्टिव्स। So first of all, we'll drop the line to visualize what is given in the question actually. So line segment is made by joining these 2 points A and B. If the coordinates of A is given to you, the coordinates of B is also given to you, and this is the P point which divides the line segment. This is the P point which divides the line segment in some ratio, and I have told you about this point that whenever we need to find out the ratio, we have to consider it k:1. ठीक है, ये हमारा टाइप 2 था सेक्शन फॉर्मूला का, जिसमें मैं रेशो बेस मैंने आपको बताया था कि जब भी रेशो निकालना हो तो उसको क्या लेंगे, k:1। तो लेट द रेशो बी k:1। तो हमने यहां पर लिख लिया k:1 हमारी रेशो है। तो रेशो बेस्ड क्वेश्चन है तो समझ में आ गया भाई, यहाँ पे हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, सेक्शन फॉर्मूला। यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू राइट द सेक्शन फॉर्मूला, दैट इज x इज इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n एंड y इज इक्वल्स टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, अब अपनी x1 y1 ये सब मार्क कर लेते हैं। ये हो गया हमारा x1 y1, ये हो गया x2 y2, ये पॉइंट हो गया xy, और ये रेशो हो गई हमारी m:n। तो ऑल वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यूज, सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। ठीक है, तो अब x कोऑर्डिनेट दिया हुआ है हमें 4, m हमें दिया हुआ है k, ये दिया हुआ है 6, ये दिया हुआ है 1 और ये दिया हुआ है 2, और ये हो गया k+1। y कोऑर्डिनेट हमें दिया हुआ है m, ठीक है, ये दिया हुआ है k इंटू -3 प्लस 1 इंटू 3 अपॉन k+1। ठीक है, अब ये y कोऑर्डिनेट में तो m और k दोनों ही नहीं पता, तो पहले हम x को सॉल्व करते हैं। 6k प्लस 2 1 2 अपॉन k+1, 4k plus 1 is equals to 6k plus 2. All right. Let me check the values once again. Is it 4 comma m? This is 2 3 and this is 6 comma -3. ठीक है, तो ये हो जाएगा 6k plus 2. ऑल राइट, तो यहां से अगर हम वैल्यूज निकालेंगे तो नेगेटिव आएगी। जस्ट अ सेकेंड। तो यहां से हम क्या करेंगे, ये जो 4 के इधर प्लस का है यहां जाके माइनस का हो जाएगा, और इधर प्लस का 2 इधर जाके आपका माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो रेशोज पॉजिटिव एंड नेगेटिव का क्या कंसेप्ट होता है, इसमें रेशो नेगेटिव आ रही है, तो रेशो नेगेटिव आने का मतलब होता है एक्सटर्नल डिवीजन, कि वो पॉइंट हमारी लाइन सेगमेंट को इंटरनली डिवाइड करके एक्सटर्नली कर रहा है, तो ये कंसेप्ट होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6k - 4k 1 - 2, तो 2k इज इक्वल्स टू -1, तो k की वैल्यू आ जाएगी -12। तो हमारी जो रेशो होती है m:n वो k:1 के इक्वल होती है, और k की वैल्यू आ रही है -1/2, तो यहां से हमें m:n पता चल जाता है, दैट इज 1:2, और -1 लेना है आपको। ठीक है, नेगेटिव का मतलब अगेन वही है कि ये पॉइंट हमारा एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। अब हमें m की वैल्यू निकालनी है, तो k:1 कितना आया हमारा, k:1 आया हमारे पास, k की वैल्यू बेसिकली हमारी आई है -1/2, तो उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इधर। इधर तो 1 है, सॉरी, -12 + 1। ऑलराइट, तो दिस इज 1।
m की वैल्यू आ जाएगी 3/2, दिस इज 1, ठीक है। 3 1 जा 3 अपॉन हाफ, दिस इज 3 प्लस 6/2 एंड ये रेसिप्रोकल होके, तो m की वैल्यू आ गई 9, ठीक है। तो m की वैल्यू 9 आ गई और रेशो आ गई -12। अगेन रेशो 1:2 हम कंसीडर करेंगे, लेकिन ये नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करना है कि ये रेशो जो है ये एक्सटर्नल डिवीजन है। एक्सटर्नल डिवीजन का मतलब होता है रेशो नेगेटिव आना, मतलब P पॉइंट हमारा बीच में नहीं है कहीं पे, वो A और B के बाद में है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। नाउ वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 9। तो आपसे एमसीक्यू में पूछ सकता है कि इंटरनल डिवीजन है या एक्सटर्नल डिवीजन है, तो वो रेशो पे डिपेंड करता है, रेशो के साइन पर, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना। फाइंड द रेशो in which y-axis divides the line segment joining the points A पॉइंट दिया हुआ है 5, -6 एंड B पॉइंट दिया हुआ है -1, -4, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन पार्ट। Let's draw the line segment. The coordinates given as 5, -6 and B के coordinates दिए हुए हैं -1, -4. Yes, this is the coordinates. Now we have to find the ratio in which the y-axis हमारी लाइन को डिवाइड करिए। y-axis पर कोई भी पॉइंट होगा तो वो कौन सी फॉर्म में होगा? 0, ये तो हमने सेशन 1 में कवर किया था बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कि पॉइंट जो होगा y एक्सिस पर उसका x कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0, और y की वैल्यू प्लस या माइनस किसी में भी आ सकती है। अब ये किस रेशो में डिवाइड कर रहा है वो चीज हमें निकालनी है, और जब भी हमें रेशो निकालनी होती है तो हम उसको k:1 ले लेते हैं। तो यहां पे लिख लेते हैं लेट k:1 इज द रेशो इन विच y-axis divides AB, ठीक है। तो अब जब भी रेशो वाला क्वेश्चन होगा तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला लिख लेते हैं, x इज इक्वल्स टू m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n, और y की वैल्यू हो जाएगी my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो अब x कोऑर्डिनेट अब मार्क कर लेते हैं, ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, ये वैल्यू हो गई m:n की, और ये हो गया हमारा x5, ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट 0 दिया हुआ है, m हमें k दिया हुआ है, x2 -1 दिया हुआ है, n हमें 1 दिया हुआ है, x1 हमें 5 दिया हुआ है, और ये हमें दिया हुआ है k+1, ठीक है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करके k की वैल्यू निकालते हैं। तो ये इधर k+1 डिवाइड में जब ये जाके 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 मल्टीप्लाई एनी नंबर इज 0, दिस इज -k+5, तो 0 + k इज इक्वल्स टू 5, 0 + k इज k, तो k की वैल्यू आ गई 5, ठीक है। तो k की वैल्यू यहां से हमें क्या मिल रही है? 5 मिल रही है। k इंटू -1, दिस इज -k एंड दिस इज 5, ऑल राइट, ठीक है। तो अब y कोऑर्डिनेट की बात करते हैं। y तो y है, m कितना है? k, -4 प्लस n कितना है? 1 इंटू -6 अपॉन k+1, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा -4k -6 अपॉन k+1। तो अब k की वैल्यू हम अपनी 5 रखते हैं जो हमने निकाली है अभी। So this is -20 -6 upon 6, which is -26 upon 6, -13 upon 3.
तो जो पॉइंट है वाई एक्सिस पर, जो हमारी वाई एक्सिस पर तो बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, कौन सा पॉइंट डिवाइड कर रहा है, तो पॉइंट ऑन वाई एक्सिस जो हमने पी लिया था वो आ गया 0,-13/3। ठीक है, जो हमारी लाइन सेगमेंट को किस रेशो में डिवाइड कर रहे हैं, 5:1 के रेशो में, बिकॉज k:1 हम m रेशो n लेते हैं, तो k की वैल्यू अगर 5 है तो हमारी m रेशो n आ गया 5:1, तो ये हमारा रेशो हो गया और ये हमारा पॉइंट हो गया वाई एक्सिस पर। ऑलराइट, तो इस तरीके से हमें निकालना है। ये क्वेश्चन नंबर 9 था। नाउ डू क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर हम ले लेते हैं a circle has its center at 4, 4. If one end of a diameter is 4, 0, then find the coordinates of the other end. So first of all, we have to draw the circle. Let's take the circular shape. All right. So this is the center of the circle. And diameter की बात हो रही है, डायमीटर का एक एंड पॉइंट हमें दिया हुआ है 4, 0, दूसरा एंड पॉइंट हमें निकालना है, तो इसको x2, y2 ले लेते हैं। ठीक है, और ये हमें सेंटर के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 4, 4। ठीक है, तो अभी हमने सर्कल वाला क्वेश्चन किया था, कैसे बताया था मैंने आपको करने के लिए कि OA OB के इक्वल है। क्यों? क्योंकि रेडियाई सर्कल का और एकदम सेंटर में ही लाई करता, बिकॉज AB एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, डायमीटर है ना, तो हम बोल सकते हैं कि O इज मिड पॉइंट ऑफ AB। एंड अगर O मिड पॉइंट हो गया तो यहां पर हम यूज करेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला। एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है हमारा, x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2/2 एंड y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2/2। तो ये हो गया x1 y1, ये हमने x2 y2 ऑलरेडी ले लिया है और इसको हमने ले लिया xy। तो वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करते हैं, दिस इज 4, दिस इज 4, दिस इज x2/2। So this is 8 is equals to 4 plus x2. y की इक्वेशन बना लेते हैं, this is 0, this is 4, this is 0, this is y2/2, तो this is 8 is equals to y2। तो y2 तो डायरेक्टली हमें मिल गया 8, तो x2 ये 4, 8 माइनस 4 हो जाएगा 4 एंड y2 हमें मिल गया 8। तो जो दूसरा एंड पॉइंट है हमारे डायमीटर का, जिसको हमने b नाम दिया है, और x2 y2 लिखा था, तो हमारे b के कोऑर्डिनेट्स आ गए 4, 8। सो दिस इज अनदर एंड ऑफ डायमीटर AB। ऑलराइट, तो इस तरीके से हमने इस सर्कल का दूसरा एंड पॉइंट निकाल लिया। तो हमने बहुत सारे एप्लीकेशंस बेस्ड क्वेश्चन देखे हैं आज, जिसके अंदर सेक्शन फॉर्मूला से रिलेटेड कंसेप्ट ही अलग अलग तरीके से यूज हो रहे हैं। ठीक है, एट द वेरी स्टार्टिंग आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दैट द मैटर विच मैटर्स इज कंसेप्ट अलोंग विद द टाइप्स, कि उसके कितने टाइप्स हो सकते हैं। तो आज की क्लास के अंदर हमने सेक्शन फॉर्मूला, उसके टाइप्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। ठीक है, और ये 10 क्वेश्चंस के साथ हमने हर एक क्वेश्चन में एक न्यू कॉन्सेप्ट सीखा है। तो अब आपकी जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.2 है, अकॉर्डिंग टू दी NCERT, उसमें आपके ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं, सारे क्वेश्चंस के टाइप्स कवर हो चुके हैं। आई मस्ट से आप इनको प्रैक्टिस जरूर करिएगा। ठीक है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा क्लैरिटी आपको होगी। बाकी सेक्शन फॉर्मूले पे और भी अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं जो आपके लॉन्ग के अंदर कवर होते हैं। ठीक है, तो उसको हम अपना प्रैक्टिस सेशन के अंदर कवर करेंगे। ऑलराइट, सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।